नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश पाक पर प्रहार की। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी चल रही है। भारत की तरफ से नदियों के पानी को रोकने का ऐलान किया गया था। अब पाकिस्तानी मीडिया में दावा किया गया है कि भारत ने अचानक झेलम नदी में पानी छोड़ दिया है। भारत द्वारा पीओके में झेलम का पानी भरने के बाद पाकिस्तान ने मुजफ्फराबाद में आपातकाल घोषित कर दिया है। रिपोर्ट में भारत पर आरोप लगाया गया है कि भारत ने पाकिस्तानी अधिकारियों को खबर दिए बिना अचानक झेलम नदी में पानी छोड़ दिया। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पानी छोड़ने की वजह से मुजफ्फराबाद के पास जलस्तर में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई। स्थानीय प्रशासन ने इसके जवाब में हटियन बाला में जल आपातकाल लगा दिया है। मस्जिदों में ऐलान करते हुए स्थानीय लोगों को चेतावनी भी दी गई है। पानी उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले से घुसा और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के चकोठी इलाके से होकर ऊपर उठा। ये तब हुआ जब भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया। आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान को बूंद बूंद पानी के लिए तड़पाने पर उतर आया है। अटैक के दूसरे ही दिन भारत सरकार ने ऐतिहासिक सिंधु जल समझौता को स्थगित करने का बड़ा फैसला लिया। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई यह संधि विश्व की सबसे सफल जल साझा संधियों में से एक मानी जाती थी, लेकिन अब इस पर विराम लग गया है। पाकिस्तान पहले ही आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है। ऐसे में भारत द्वारा इंडस जल ट्रीटी निलंबित किए जाने से उसकी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लग सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान की 90% सिंचाई सिंधु नदी पर आधारित है। जल आपूर्ति में बाधा से खाद्य उत्पादन में भारी गिरावट और खाद्य संकट की आशंका बढ़ गई है। इसके साथ साथ पड़ोसी मुल्क को अब बिजली पैदा करने के लिए भी पापड़ बेलना पड़ सकता है, क्योंकि भारत के कदम से पाकिस्तान के कई हाइड्रो पावर पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। सिंधु जल समझौता एक ऐतिहासिक जल संधि है जो भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई थी। इस समझौते पर हस्ताक्षर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने विश्व बैंक की मध्यस्थता के बाद किया था। इस संधि के तहत सिंधु नदी प्रणाली की 6 नदियों को 2 हिस्सों में बांटा गया था। इस संधि के तहत जिस 6 हिस्सों में इसे बांटा गया था उनमें पश्चिमी नदियां, जिसमें सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों का नियंत्रण पाकिस्तान को मिला, लेकिन भारत को इनका सीमित उपयोग जैसे सिंचाई, जल विद्युत करने की अनुमति दी गई। दूसरी ओर रावी, व्यास और सतलुज जो कि पूर्वी नदियां हैं, इनका पूरा अधिकार भारत को मिला। समझौते के तहत दोनों देशों को अपनी अपनी नदियों का शांतिपूर्ण उपयोग करने की शर्तें तय की गई। जल आयुक्तों की नियुक्ति की गई जो हर साल बैठते हैं और विवादों को सुलझाते हैं। भारत पाकिस्तान को हाइड्रोलॉजिकल डेटा साझा करता है, जैसे बाढ़ की चेतावनी इत्यादि। ये संधि अभी तक लागू रही। दोनों देशों के बीच कई युद्धों के बावजूद ये बनी रही। इसे विश्व की सबसे सफल जल संधियों में गिना जाता है, लेकिन पहलगाम में अटैक के बाद भारत ने इसे स्थगित कर दिया है। भारत के कदम से पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान का कहना है कि भारत ने अगर ऐसा किया तो यह जंग जैसा होगा। पाकिस्तान को बखूबी पता है कि इस समझौते के स्थगित होने का उस पर कितना बड़ा और व्यापक असर पड़ सकता है। तो पाकिस्तान पर इन चीज़ों का क्या असर पड़ेगा और क्या पाकिस्तान के ऊपर यह एक इनडायरेक्ट अटैक है जो भारत की तरफ से किया गया है? इन तमाम ऐसे बिंदुओं पर आज हम चर्चा ज़रूर करेंगे। हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता शांत प्रकाश जाटव साहब जुड़ चुके हैं। वहीं हमारे साथ अजय कौल साहब भी जुड़ चुके हैं। आप एडिटर इन चीफ हैं यूएनआई का। आप दोनों का स्वागत है सर इस खास पेशकश में। शुरुआत सबसे पहले जाटव साहब आप ही के साथ करते हैं। आखिर देश की जनता यह जानने और समझने को बेकरार है कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब कब मिलेगा। ऐसे में सवाल अहम है, आतंकी अभी तक पहुंच से बाहर हैं, लेकिन क्या यह इनडायरेक्ट अटैक्स हैं जो किए जा रहे हैं? जो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकलकर सीसीएस की बैठक में सामने आए, इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हो गया, पानी रोकने की भी बात हुई, अब वहाँ बाढ़ की भी बात हो रही है। झेलम से जो बाढ़ एडिशनल पानी चला गया उससे बाढ़ की स्थिति है। आप इन तमाम तरह के उपायों को क्या एक इनडायरेक्ट अटैक की तरह देख रहे हैं और क्या इससे पाकिस्तान को और आगे चोट पहुंच सकती है? जाटव साहब। देखिए, वर्तमान में जो हम
पुलवामा के ये पहलगांव के आतंकी हमले के बाद में जिस तरीके से भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में कदम उठाए हैं, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बेहतरीन तरीके से, डिप्लोमेटिक तरीके से ये कदम उठाए गए हैं, क्योंकि हमारे साथ में पूरी दुनिया का समर्थन है, भारत का समर्थन है, भारत की तमाम जो हमारी विपक्षी पार्टियां उनका पूरा समर्थन है। तो ऐसे में इस आतंकवाद को जो बहुत वर्षों से यहाँ पे पुष्ट हो रहा है, अब उससे निजात पाने का समय है। और पक्की बात है कि उसको खत्म करने के लिए हर वो संभव प्रयास किए जाएंगे जो आतंकवाद को जो है जड़ मूल से खत्म करे। सबसे पहले जो हमारे देश के अंदर ही कश्मीर में जो आतंकवादी शरण लिए हुए हैं, उनके मकानों को किस तरीके से ध्वस्त किया गया, लगभग 10-11 मकान जो हैं उनके ध्वस्त किए गए या उनको संरक्षण देने वाले लोगों के घरों को ध्वस्त किया गया। ये एक अच्छा कदम है, क्योंकि जब तक भय नहीं होगा तब तक वो लोग जो है यहाँ पर हरकतें करते रहेंगे। अभी तक भय नहीं था, तो ये जो कदम है वो अच्छा कदम है। जैसे कि इंधन जो जल जो नीति है संधि, उसको खत्म किया गया और उसको खत्म करने के बाद तमाम बातें उठी कि पानी कहाँ स्टोर किया जाएगा, पानी को किस तरीके से किया जाएगा। अरे आज मोदी सरकार ने दिखा दिया कि हम अपने जो डैम है वो खाली करेंगे 70% तक, वहां पर बाढ़ आएगी, उसके बाद इसको 4 महीने तक हम भरेंगे, फिर बाद में देखेंगे। तो वो जो पाकिस्तान है वो पहले बाढ़ग्रस्त होगा, फसलें तब बेकार होंगी, उसके बाद में सूखाग्रस्त होगा। ये एक अच्छा तरीका है, मैं समझता हूँ कि हथियार फेंकने से बेहतर तरीका है जो इस तरीके से उसकी आर्थिक जो रीढ़ है पाकिस्तान की वो तोड़ने के लिए। मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतरीन कदम जो है भारत सरकार ने उठाया है, और इससे डेफिनेटली फर्क पड़ेगा पाकिस्तान पर। और बाकी इंटरनल उनमें गृह युद्ध की स्थितियां पैदा हो चुकी हैं। बलूचिस्तान में जिस तरीके से बलूचिस्तान ने अपनी तरफ से एक रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया, पीओके में भी वहाँ के जो नागरिक हैं वो पाकिस्तान आर्मी को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर रही है कि वो वहाँ पर आए। तो एक इंटरनल जो है वहाँ पर भी गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो रही है। ठीक है, एक बहुत अच्छी रणनीति जो है मैं समझता हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, और इसके बहुत अच्छे परिणाम आने वाले समय में हमें देखने के लिए। ओके जाटव साहब, अजय कौल साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कौल साहब, स्टिल द मोस्ट प्रोमिनेंट क्वेश्चन इज, अभी तक आतंकी हमारे पहुंच से बाहर हैं। देश इंतज़ार कर रहा है कि क्या हेड ऑन फाइट हम करेंगे, लेकिन उसके बाद ऐसे 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो निकल कर सामने आए हैं, डिप्लोमेटिकली, स्ट्रैटेजिकली आप इन तमाम चीज़ों को कैसे देखते समझते हैं, जब पाकिस्तान, कीपिंग इन माइंड पाकिस्तान खंडन कर रहा है कि हमने कुछ नहीं किया है? क्या हमारे पास वो एविडेंस है जिससे हम ग्लोबली भी ये प्रूव कर सके कि उसकी इन्वॉल्वमेंट है? लश्कर के भी कमांडर्स ने, सैफुल्लाह ने साफ तौर पर इसका खंडन किया है। अब हम जो वे अहेड देखने के बारे में सोच रहे हैं, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, और जो चीज़ें अभी चल रही हैं उनमें कितनी मारक क्षमता है? कौल साहब देखिए, जो खंडन से हम शुरू करेंगे, खंडन जो पाकिस्तान करता रहता है, पाकिस्तान हमेशा डिनायल मोड में रहता है कि हमने कुछ नहीं किया। और पर्टिकुलरली अब आपने जैसे लश्कर तोयबा का उनका डिनायल की बात की, जो टीआरएफ है उनका जो फ्रंट है, शैडो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इमीडिएटली आफ्टर द अटैक उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू किया था कि ये अटैक हमने किया है। फिर एक्चुअली क्या है कि जैसे ये ग्लोबल जो इशू बनने लगा तो उन्होंने फिर एक डिनायल इशू किया, एक और स्टेटमेंट इशू किया कि नहीं, वो तो गलती से किसी ने लीक कर दिया था, या जो भी गलती से वो स्टेटमेंट इशू हुआ था और ये हमने नहीं किया। इशू ये है कि बिकॉज ये देखिए, इसमें सिमिलैरिटीज, अब अगर हमास का जो अक्टूबर 2023 का देखे जो अटैक हुआ था इजराइल में, ऑलमोस्ट टैक्टिक सिमिलर है कि भाई टूरिस्ट स्पॉट पे आप जाइए, वहां पे आप एक कम्युनिटी के लोगों को चिन्हित कीजिए और उनको अटैक कीजिए, उनको मार दीजिए। सिमिलरली जो ऐसे ज्यूज को वहां पे मार दिया था, बट ऑल्दो स्केल बहुत नीचे, बहुत कम था, इससे छोटा लेवल था, वहां पे बहुत बड़े स्केल पे उन्होंने हमास ने किया था।
और इसीलिए उन्होंने उसको लगा कि ये भी ग्लोबल इशू बन जाएगा कि ग्लोबल कंडेमनेशन हम पकड़े जाएंगे, हमारे मतलब हमारे ऊपर प्रेशर बनेगा, जो उनके मास्टर्स पे बेसिकली प्रेशर पड़ेगा। जो आर्मी है या आईएसआई है, जो उनके मास्टर है, आका है उनके, तो उन्होंने इसको मेरे ख्याल से, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग जो मैं ट्रैक करता हूँ, उनको डिनायल करने पे मजबूर किया होगा कि तुम इसको मना करो, ये डिनायल करो, तो हमने नहीं किया। क्योंकि उनका ये रहता है कि हम सिविलियंस को टच नहीं करते, ये उनका क्लेम होता है, जबकि सारी सिविलियन किलिंग वही लोग करते हैं और कोई नहीं करता। दूसरी बात रही जो अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेट में जो एक्शंस लिए हैं 5, वो तो खैर अभी इमीडिएट एक्शंस है। मैं समझता हूँ ये इनिशियल प्रिवेंटिव मेजर्स है जो नॉन मिलिट्री है। आप देखिए जैसे पूरे देश में एक माहौल बन गया है कि आप मिलिट्री एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे, उस पर दबाव बनाया जा रहा है या बढ़ रहा है गवर्नमेंट पे कि मिलिट्री एक्शन हो। क्योंकि आप देखो इतने सालों से अब चलता रहा है, आपने सर्जिकल स्ट्राइक भी की, हमने बालाकोट अटैक भी किया, एक कैंप पे आपने अटैक किया, वो दूसरी जगह वो बना लेते हैं। तो अब इसमें कि अब टाइम आ गया कि हमको एक स्टेक जिसको हाई करने हैं ना पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान आर्मी बेसिकली। देखिए मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान आर्मी ने जानबूझ के किया, उनको बिकॉज दे आर अंडर लॉट ऑफ प्रेशर वहां पे इंटरनली, उनको 2 वॉर्स अभी चल रहे हैं। वो तहरीक तालिबान खैबर पख्तूनख्वा वगैरह में उनका बहुत बुरा हाल कर रखा है पाकिस्तान आर्मी का, और बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी और बलूच लिबरेशन फ्रंट वगैरह ने उनका बहुत बुरा हाल कर रखा है। उनकी मेजर एम्बेरसमेंट हुई पिछले महीने, अगर आपको याद हो। जी जी। एक ट्रेन जिसमें पूरे फौजी थे भरे हुए थे, एक पूरी ट्रेन बलूच लिबरेशन आर्मी ने हाईजैक कर ली और 48 घंटे तक उनके कब्जे में रही। जी, जफर एक्सप्रेस। जी हाँ, जफर एक्सप्रेस की बात कर रहा हूँ मैं। और उसमें बलूच लिबरेशन आर्मी ने कहा उनको 214 लोग आर्मी फौजियों को मार दिया। वो एक बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट होती है फौज की, फौजियों को ही आपने पकड़ लिया और वो ट्रेन ही हाईजैक कर ली और इतने घंटों तक अपने पास रखी है। एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास ज्यादा वो रिसोर्सेज भी नहीं होते, हथियार भी मतलब क्या लिमिटेड होते हैं, वेपन्स होते हैं। तो एक बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट ये आर्मी चीफ के वहां पे। इनफैक्ट अगर आप ट्रैक करें लास्ट 1 महीने के जो मीडिया थे, पूरे सवाल उठे कि आर्मी हमारी करती क्या है। तो कौल साहब आप इस ओर इशारा कर रहे हैं कि ये एक डिविएशन टैक्टिक है पाकिस्तान की? एग्जैक्टली मैं वही कहना चाहता हूँ, मैं वही आ रहा हूँ। ये आर्मी चीफ अंडर प्रेशर था, तो उन्होंने सोचा कि अब ये सहानुभूति और जो नेशनल सपोर्ट गेन वापस करने के लिए इधर किया जाए ताकि इंडिया के साथ टेंशन बढ़ जाए और फिर वो जो नेशनलिज्म का जुम्मोइज्म होता है तो वो हो जाएगा। तो आर्मी चीफ इन्होंने नहीं किया होगा, इसलिए ये मैं समझता हूँ ये बेसिस यही है। जी। और इसी के बाद एक बड़ा सवाल, व्हाट लाइज नेक्स्ट अहेड फॉर इंडिया। दोनों खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। जाटव साहब, एक अहम सवाल है जो देश पूछ रहा है, हमारी धरती पर आकर आतंकवादियों ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया, सरकार ने भी माना कि चूक हुई है, वो आतंकी हमारे पकड़ में कब आएंगे? सबसे पहला सवाल। सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, आखिर वो कहाँ चल गए? क्या उसे आकाश निगल गया, ज़मीन खा गई? वो गए कहाँ और कब तक हमारे गिरफ्त में आएंगे? और उसके बाद यह भी डिबेटेबल है कि भाई पाकिस्तान तो शुरू से दहशतगर्द को प्रमोट करता है, लेकिन अब उसके रिस्पॉन्स में जो पाकिस्तानी नागरिक हमारे देश में आए, चाहे मेडिकल वीज़ा में हो, टूरिस्ट वीज़ा में हो, उनको एक अल्टीमेटम देके वापस भेजना जा रहा है। तो ये एक आम इंसानों को क्या कीमत चुकानी पड़ रही है उन दहशतगर्दों की वजह से जिनका उनसे कोई लेना देना संभवतः नहीं है? ये किस प्रकार की मैसेजिंग है, इस पर भी थोड़ा प्रकाश डाल दीजिएगा जाटव साहब। नहीं, देखिए इसको मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की भावना से नहीं देखा जा सकता जी, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 70 वर्ष में पाकिस्तान ने भारत पर तमाम तरीके के हमले किए हैं और वर्तमान में जो पाकिस्तान ने मैं देख रहा था कि पिछले 30 वर्ष से वो वहां पर कैंपिंग करना और लोगों को टेररिज्म के लिए ट्रेनिंग लगाना और इस सब चीजों को वहां पर वो पुश कर रहा। तो ऐसा मुल्क जो है डेफिनेटली अपनी जनता की चिंता नहीं करता, और जब जनता की चिंता नहीं है तो मैं समझता हूँ कि जनता को वहां पर खुद ही उस सरकार को उठा करके फेंकना होगा। क्योंकि
उनके कारण से ये समस्या पैदा हो रही है। जो यहाँ पर इलाज कराने के लिए आए हुए हैं लोग, यहाँ पर अपने परिवारों से मिलने के लिए आए हुए हैं लोग, ऐसे में भारत सरकार जिम्मेवार नहीं है, पाकिस्तान सरकार जिम्मेवार है। और उसको नेस्तनाबूद करना, उसके खिलाफ खड़ा होना वहाँ की जनता का काम है, क्योंकि वहाँ की जनता परेशान हो रही है। और जिस तरीके से वो दूसरे मुल्क में आकर के आतंकवाद को पुश कर रहे हैं, यहाँ पर लोगों की हत्या करना, धर्म के आधार पर हत्या करना, तमाम तरीके से, जो स्वाभाविक बात है कि उस सब चीज को पुष्ट किसने किया, वहाँ की जनता ने वहाँ के लोगों को चुना ना। तो ऐसे में यहाँ पर अमानवीयता नहीं, बल्कि जो पीड़ित लोग हैं पाकिस्तानी, वो वहां जाकर के जो है सरकार के खिलाफ खड़े हों, अपनी सरकार के खिलाफ खड़े हों, ताकि वहां पर जो पड़ोसी मुल्क हैं, जो वहाँ के जो देश को लेकर के चिंतित जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो चिंता करें। अब बलूचिस्तान में जैसे अभी बताया ना कि बलूचिस्तान के लोग कितना परेशान है पाकिस्तान से, कि किसी तरीके से जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है, वो तो आप ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान का तो एक सर गवर्नमेंट सेटअप भी ऐसा है कि वहाँ पे कंट्रोल किसके पास है सबको पता है। डेमोक्रेसी के नाम पर डेमोक्रेसी का सबसे ज्यादा मजाक भी वहीं पर है, और कौन वहाँ ताकतवर है ये भी हम जानते हैं। इसलिए तो कहा ना कि अब आगे सरकार के, वहाँ के प्रशासन की, शासन की, सरकार की कोई आवश्यकता नहीं है। अब पाकिस्तान से मुक्त होकर के और छोटे राज्यों में बदल कर वहाँ पर एक बेहतर जो है ना प्रशासन बने, वहाँ की बेहतर सरकारें बने, वहाँ की आवाम को जो है ना बेनिफिट नहीं, वो तो कॉल साहब बता ही रहे थे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से कैसे जुड़ा। और आतंकी कब तक पकड़े जाएंगे जाटव साहब? ये सारी जो मुहिम चल रही है वो आतंकियों को पकड़ने के लिए, उनके आकाओं को पकड़ने के लिए, उनको जो संरक्षण दे रहे हैं उन लोगों को पकड़ने और उनको खत्म करने के लिए ही चल रही हैं। इसलिए ये जो स्टेप जो चल रहे हैं हमारी सरकार द्वारा, हमारे सुरक्षा बलों द्वारा, ये पूरी तरीके से आतंकवादी और उनको संरक्षण देने वालों को खत्म। नहीं तो क्या हम उम्मीद करें जिन्होंने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है, जिन्होंने एग्जीक्यूट किया है, वो जल्द पकड़ में आएंगे? पकड़ में भी आएंगे और ओके, खत्म भी होंगे। ठीक है कॉल साहब, अब आते हैं जो डिप्लोमेटिक वेज अख्तियार कर रहा है भारत। हाई कमीशन से संख्या घटाना 55 से 30, पहले तो 100 से ऊपर हुआ करता था, तो धीरे धीरे हमने उस ग्राफ को भी गिरते हुए देखा है। तो जो डायलॉग इस्टेब्लिश करने की बात थी वो तो समझा जा सकता है कि वो नील बटे सन्नाटा वाले हालात पर है। उसके बाद यह जो विरोधाभास आ रहा है सर, बहुत सारे जगह में यह भी डिबेट चल रहा था कि जो वाटर ट्रीटी है इसको आप सस्पेंड करके क्या एक दिन में ही वो सारी चीज़ें इंप्लीमेंट हो सकती हैं। तो अब वाटर ट्रीटी सस्पेंड होने से पानी छोड़ना, क्या हमारे डैम से पहले जैसे जाटव साहब इशारा कर रहे थे उन्हें खाली करेंगे फिर हम उन्हें भरेंगे, हमारे अंदर भी तो हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की ज़रूरत है, कृषि की जैसे संबंधित चीज़ों की ज़रूरत है। इज़ इट दैट ईजी? और सर ये स्ट्रैटेजिकली डिप्लोमेटिकली क्या इस्टेब्लिश करेगा और आगे ग्लोबल पॉलिटिक्स में आप इन दोनों देशों यानी हमारे भारत और पाकिस्तान की लड़ाई को और किस स्तर पर देखते हैं? नहीं, इंडस वाटर ट्रीटी की बात अगर करें हम, देखिए अगर उसमें आपको वर्ड देखें, वर्ड यूज किया कैप्टन अबेयंस, विल बी कैप्टन अबेयंस। अबेयंस की मतलब कि हम इसको अभी मानेंगे नहीं जो आपकी ट्रीटी है। तो आपके जो हमने जो इंडस वाटर ट्रीटी के अंडर जो कंडीशंस मानी थी, सपोज हमने 3 रिवर उनको दे दिया, पूरा राइट उनको दे दिया था, उस पर डैम हम नहीं बनाएंगे, नेविगेशन नहीं करेंगे वगैरह वगैरह, बिजली नहीं बनाएंगे, बड़े प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है, वो सब जो हमने उसमें कमिटमेंट्स की थी। अबेयंस का मतलब ये है कि हम अब वो सब कंडीशन नहीं मानेंगे फॉर सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको पानी नहीं छोड़ेंगे या पानी नहीं देंगे, पानी अपने हिसाब से देंगे। जो अगर आपको 300 मिलियन क्यूसेक्स आपको देने हैं एवरी डे या जितना भी उसमें है, आप अपने मर्जी से देंगे। जैसे कल पहले पानी रोका, फिर पानी खुला छोड़ दिया, तो जब वो एग्रीमेंट का जो उसका एडहेरेंस नहीं करेंगे तो अपने हिसाब से जो भी मन होगा वो करेंगे, समझे? वो है, ये नहीं कि पानी एकदम से रोकेंगे या कुछ। अच्छा, ठीक है, अपने हिसाब से चलाएंगे जी। ठीक है कौल साहब, कश्मीर के पर्सपेक्टिव में भी आप क्या कुछ अब देख समझ रहे हैं? क्योंकि 2019 में अनुच्छेद 370 के स्क्रैप होने के बाद लगातार हम ये उम्मीद कर रहे थे कि जिस
ग्रोथ के साथ कश्मीर आगे बढ़ रहा है, एक ब्रेक तो लग गया है, कोई माने चाहे नहीं माने, बहुत बड़ा सेटबैक है, टूरिज्म का ग्राफ बिल्कुल धड़ाम से गिर गया है। अब हाउ डिफिकल्ट इट इज फॉर कश्मीर टू बाउंस बैक, आप इसे कैसे देख रहे हैं? ये बहुत बड़ा सेटबैक है, बिकॉज इससे बहुत बड़ा एक नेगेटिव सेंटिमेंट बन गया ना कश्मीर के बारे में। अभी तक देखिए क्या है कि इतने 35 सालों का 35 इयर्स का जो टेररिज्म है उसमें मोस्टली एक दुक्का वाकये अगर छोड़ दे, छोटे छोटे जो अटैक एक बस पे किया था या एक बार अमरनाथ पे किया था, वहां पे पिलग्रिम्स पे, टूरिस्ट को आतंकवादी नहीं छेड़ते थे, नहीं छेड़ते थे। हाँ, ये माना जाता था क्योंकि इसको एक बहुत टूरिज्म कश्मीर की इकोनॉमी के लिए बहुत बहुत जबरदस्त इम्पोर्टेंस है। तो मैं तो इनफैक्ट ये मानता हूँ कि पाकिस्तान ने जो ये अटैक किया या जो भी ये हमला किया, जो भी उसकी वजह से उन्होंने कश्मीरियों को ज्यादा हर्ट किया मेरे हिसाब से, बिकॉज उनकी इकोनॉमी उसके बैकबोन तोड़ दी। कश्मीरी को बनते हैं, उसके हितैषी बनते हैं, लेकिन ये इसीलिए तो आप देख रहे हो कैंडल मार्चेस, कश्मीरी बहुत उत्तेजित है वहां पे, क्योंकि उनकी इकोनॉमी पे हिट हुआ है, बहुत जबरदस्त हिट हुआ है। ठीक, और इसको रिकवर करने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, कौल साहब एक क्विक क्लोजिंग कमेंट। अभी जानकारी निकलकर सामने है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग इसने अब मीडिया चैनल्स को भी एडवाइजरी जारी की है कि जो वॉर वगैरह को लेकर आप कवर करते थे, अप टू डेट अपडेट देते थे, उस पर तुरंत तौर पर अब एक तरह से उस पर रोक लगाई जाए। आप इसे कैसे देख रहे हैं? फिर एक क्विक क्लोजिंग जाटव साहब आपसे भी। नहीं, वो ठीक है, एक हिसाब से ठीक है, क्योंकि आप रनिंग कमेंट्री नहीं दे सकते कि हम क्या करने वाले जी, जो मीडिया में आते रहते हैं कि हम अटैक करने वाले हैं जी, उधर बारामूला में अटैक करेंगे, फलाना जगह अटैक करेंगे, ये करेंगे। देखो, अगर अटैक करना भी होता है उसमें सरप्राइज एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, अगर आपने सरप्राइज एलिमेंट खो दिया, वो तो तैयार होंगे तो आपके लिए रिसेप्शन के लिए, तो सरप्राइज एलिमेंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आपको अटैक करना भी है, कहाँ पे अटैक करेंगे, कैसे करेंगे, वो इम्पोर्टेंट है सरप्राइज एलिमेंट। ठीक है, सरप्राइज एलिमेंट रहना चाहिए। ठीक, जाटव साहब एक क्लोजिंग कमेंट आप भी दीजिए। अब भारत के लोग पूरे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर ही निगाहें लगाकर बैठे हैं कि कुछ सॉलिड होगा। उन्होंने भी इसकी बानगी कर दी थी जब बिहार में अगले दिन जनसभा को संबोधित कर रहे थे। तो क्या कुछ सॉलिड होगा जो अभी नहीं हो रहा है, कुछ वैसा सॉलिड? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जिस तरीके से टेलीकम्युनिकेशन जो मंत्रालय ने एक जो एडवाइजरी जो दी है, उसमें पहले की घटनाएं देखें तो आपको अच्छी तरह याद होगा कि कुछ पत्रकार मौके पर जाकर के और तमाम सूचनाएं जो है वो एयर किया करते थे, जिससे कि वहां पर बैठे हुए जो पाकिस्तान में बैठे हुए जो सारा चला रहे थे, उन्होंने 26/11 को भी पूरी तरीके से उसी के माध्यम से देखा, और दूसरे भी जो है ना जो वो घटनाएं हुई उसको सीधा डायरेक्ट टेलीकास्ट देखा। तो उसको बंद करने के लिए जो एडवाइजरी जो है वो घोषित की गई है, और ये अच्छा है, एक बेहतर कदम है। साथ ही साथ मैंने कहा कि कश्मीर का जो टूरिज्म है वो वहाँ के टूरिस्टों से ज्यादा उसको चलाने की चिंता जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो है उस पर विशेष रूप से, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी किसी भी सूरत में किसी को भी बेरोजगार होते हुए या परेशान होते हुए नहीं देखते। ठीक है, उनको मालूम है कि किसी भी सूरत में जो टूरिज्म है वो वहाँ का अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। कुछ दिन की बात है, सब चीज ठीक होगी। ओके, बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, जिस तरह से इनडायरेक्टली भारत अटैक कर रहा है पाकिस्तान पर, उससे साफ संदेश जा रहा है कि जिसने भी इस घिनौनी कृत्य को अंजाम देने में अपनी अपनी भूमिका निभाई है, उनमें से किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि वह पल जरूर फिर से लौट के आएगा जब कश्मीर लोग खुलकर एक बार फिर से घूमने जा सकेंगे। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।